हर घर से महिलाएं जरूर निकलती थी। अरे राखी गुप्ता आयल बड़ी तनी देखे के बाऊ, सोच कर आई थी बहुत कुछ करना है, शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन भाभी ई नहियो कहिए नु तो अंदर तो हमनी के नु जाए के बा, हमनी तो रहुए के दे, बहुत सालों से अटका पड़ा हुआ है, पहले वो फाइल निकालिए, मैं अपना काम तो बाद में शुरू करूँ। लिखा हुआ था, क्योंकि जो होता है वो पहले से लिखा हुआ है। और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि ऐसा हुआ है, तुम घर आ जाओ। मैंने कहा सुनिए ना। राखी गुप्ता कोई नया नाम नहीं है, अब ये पूरे छपरा के ही नहीं बल्कि बिहार के लोग अब इस चीज़ को जानते हैं। अपनी शुरुआत बताइए कि आप कहाँ से हैं, मतलब आप अपने मायके से शुरुआत कीजिए, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, फिर आप आगे की एजुकेशन आपने क्या क्या प्राप्त की? सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को नमस्कार है मेरा, मैं राखी गुप्ता। मेरा मायका पटना में हुआ, स्कूलिंग जितनी स्टार्टिंग की पढ़ाई है सब पटना से ही हुई। स्कूलिंग मेरी हुई है, आप लोग ने सुना होगा पटना में नॉटर डेम एकेडमी, वहाँ से 10th किया है मैंने। फिर +2 साइंस स्ट्रीम से मैंने मगध महिला कॉलेज से किया। बहुत से इंस्टीट्यूट्स बदलती रही मैं, और उसके बाद +2 साइंस स्ट्रीम से करके फिर आर्ट्स पे आ गई मैं। तो MA मैंने साइकोलॉजी में, BA साइकोलॉजी में किया, MA भी साइकोलॉजी में किया। उसके बाद ये PGD HRD किया मैंने। अच्छा। लेकिन उसमें हुआ ये कि एक दिमाग में था कि MBA नहीं किया है, HRD मतलब किया। ये कमी खल रही थी। हाँ, ये कमी खल रही थी, पता नहीं क्यों कहीं से ये दिमाग में था। फिर शादी करके आई तो हाँ, यहाँ पे ससुराल में सबका बहुत साथ मिला। सबसे ज़्यादा कहूँगी मेरे फादर इन लॉ का, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका ही नहीं। एक होता है ना कि नहीं बहू हो, वो कभी उनके दिमाग में वो था ही नहीं। वो हमेशा कहते थे कि अरे पढ़ी लिखी बहू लाए हैं, तुमको जो मन है वो करो। तो मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। फिर पापा जी ने बोला कि अगर पढ़ना चाहती है, चूँकि मेरी दो सिस्टर इन लॉ डॉक्टर्स है उनको, तो फादर इन लॉ को पढ़ाई से कभी परहेज नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ने दो, रोको मत किसी चीज़ के लिए। तो उस वक्त तो हाउसवाइफ भी थी। एक डर भी रहा होगा ना शादी के पहले, क्योंकि आप इतनी अच्छी जगह से, आपने अच्छे संस्थानों से आपने एजुकेशन प्राप्त की, और जब शादी की बात चली होगी तो उस समय क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि ये जो इतना पढ़ाई लिखाई हुई, इतना मेहनत किया मैंने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने के बाद 4 दीवारों में घिर जाए फिर हम? नहीं, देखिए मेरे जो मायके का बैकग्राउंड है ना, वहाँ पे बचपन से एक चीज़ सिखाया गया था कि बेटा हम तो आपको बहुत अच्छी परवरिश देंगे, हर चीज़ हर सुख सुविधा देंगे, लेकिन आप कहाँ जाओगे वहाँ का माहौल हमें नहीं मालूम। तो आपको हर चीज़, घर का एक एक काम आना चाहिए, और हर माहौल में ढलने की आप में क्षमता होनी चाहिए। तो शायद यही कारण था कि मैं पटना से छपरा में आके थोड़ी क्या बहुत दिक्कतें हुई थी, लेकिन हाँ ढल गई। और कहा ना कि परिवार का अगर साथ मिले तो इंसान कहीं भी ढल जाता है। तो हाँ, यहाँ पे परिवार का बहुत साथ मिला मुझे, इसलिए मुझे छपरा में ढलने में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन मैं ढल गई। एक और जो आपके नाम जो उपलब्धि जुड़ी हुई है, जिसमें आप मिसेस बिहार के तौर पे आपका एक मतलब चुनाव हुआ था, तो उसके बारे में ज़रा बताएं, और उस सफलता को पाके आपको मतलब कैसा महसूस हुआ? एक्चुअली उस वक्त हुआ ये था कि मेरी मदर इन लॉ गुजरी थी, और घर दुकान बच्चे सब संभालने में मैं थोड़ा सा घबरा जाती थी। मैं घबरा थोड़ा जल्दी जाती हूँ थोड़ा, तो उस वक्त भी मेरे साथ यही हुआ था। तो उस वक्त इस टाइप का आया मेरे पास कॉल कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा ये सब चीज़, मैं कहाँ घर में रहने वाली। मेरे हस्बैंड ने पुश किया मुझे कि गो, कर सकती हो, और उनके जो शब्द थे, जा सनूटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अच्छा। तो वही मैंने भी सोचा कि जी लो। हाँ। फिर मेरे बच्चों को मेरी मम्मी ने संभाला, और 10 दिन का हमारा कार्यक्रम था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें जब विनर रही, उस वक्त भी जो भी वहाँ कंटेस्टेंट्स थी या जो ऑर्गेनाइज़र थी देवजानी मैम, आज भी वो छपरा आती हैं तो मुझसे मिलती हैं। उनके भी दिल में एक बात है कि हस्बैंड हो तो वरुण प्रकाश जैसा, क्योंकि कहती हैं कि मेरे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं मिसेज इंडिया, मिसेज बिहार बनने के लिए, लेकिन इतना सपोर्टिव हस्बैंड राखी कभी किसी का नहीं देखा। और जितने सपोर्टिव वरुण भैया हैं तुम्हारे टूवर्ड्स, तो उनका ये भरोसा जो है हमेशा बनाए रखना। और उनकी बात भी मेरे दिल को भा गई कि हाँ, सच में मेरे हस्बैंड ने हमेशा
कभी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं होगा तुमसे, कभी मैं ही कह दूं कि ये नहीं होगा तो वो कहते थे अरे करो ना, नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो वहीं से मेरे, और फिर जब मैं जब मिसेस इंडिया में गई थी, वहाँ पे चलिए 1 2 3 में नहीं आ पाई, लेकिन बहुत हिम्मत, बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों के सामने खुल के बात करने का। आज मैं पॉलिटिक्स में जिस तरीके से आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मैंने वहीं से सीखा है। पहले मैं इतना खुल के नहीं बात कर पाती। एक्सपोजर मिलता है ऐसे कार्यक्रम में जाने से, ऐसे वहाँ बहुत सारी लेडीज से मिलो, तो 10 जगह अलग अलग जगहों से, जब आप मिसेस इंडिया में मैं जब गई थी तो कोलकाता, दिल्ली, हर जगह की थी, तो मैं थोड़ा चुप ही रहती थी। तो उन लोग मुझे बोलती थी राखी जी आप ज्यादा नहीं बोलती हैं क्या? तो मुझे खुद में लगता था कि इन लोग सोचे कि घमंडी है, ये कमेंट टाइप का पास होता था। मतलब नहीं, वो वैसे ही प्यार से ही बोलती थी कि आप कम बोलती हैं क्या? तो मुझे लगता था कई लोग मुझे घमंडी ना सोचे। तो धीरे धीरे 3 दिन रही थी वहाँ पे, तो धीरे धीरे सबसे बोलना चलना शुरू किया। फिर वहाँ पे भी बहुत सी मेरी फ्रेंड्स बन गई, आज भी उन लोग से कांटेक्ट है। तो वहाँ से एक एक्सपोजर मिला मुझे। ये कह सकते हैं यहाँ पे जो आमतौर पे एक भाषा है लोगों की कि हर एक पुरुष की सफलता में महिला का साथ होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी सफलता में आपके पति का साथ यानी कि एक पुरुष का साथ है। जब एक घर की महिला एक बहू के तौर पे अपने बिजनेस व्यापार में जब आती हैं तो कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है घर से सपोर्ट मिल जाए, ये समर्थन मिल जाए, लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं कई बार उनसे अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। कई बार इतने ज़्यादा कमेंट पास हो जाते हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें लोग बोलने लगते हैं कि वापस कदम पीछे खींचना पड़ता है। तो आपको किन चैलेंजेस का, मतलब किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? घर से तो नहीं, लेकिन बाहरी तौर पर आपको क्या लग रहा था, क्या मैसेज आ रहे थे आपके पास? देखिए, इतने बड़े मंच पे हूँ, झूठ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, छपरा में मुझे लोगों का बहुत ज़्यादा साथ मिला। जब दुकान में बैठना शुरू किया मैंने, तो खुद में झिझक सी होती थी, मैं घबरा जाती थी। कोई बुज़ुर्ग आते थे फादर इन लॉ के एज के, तो मैं थोड़ा झिझक जाती थी। लेकिन हाँ, उन लोग हमेशा मुझे यही, जब जाने लगते थे तो यही बोलकर जाते थे कि बेटा डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि एवरीवन न्यू कि फादर इन लॉ गुजर चुके, तो अकेले किसी के लिए भी एक बिजनेस संभालना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबको समझ में आ रहा था कि हाँ, हस्बैंड को एक वाइफ की ज़रूरत है बिजनेस चलाने में। तो बहुत ज़्यादा साथ मिला था। और जब लोग आके खुद से कह जाते थे, जो पापा जी के फ्रेंड्स लोग या उनके एज लेवल के लोग, कि नहीं नहीं बेटा तुम करो ना, बहुत अच्छा कर रही हो, बस घबराना मत, जहाँ ज़रूरत पड़े तो हम हैं। अच्छा, मतलब ये बैकअप सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा। और हाँ, फैमिली के बारे में भी कहूँगी कि मेरे बच्चे छोटे थे। मेरी बेटी जब मैंने दुकान में बैठना शुरू किया तो साल भर की थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत साथ दिया। वो बच्चे को पकड़ के हर वक्त रखना, जब बच्चा बहुत रोया तो चूंकि घर दुकान था तो उससे भी बहुत फायदा हुआ। मतलब सास बहू वाले जो कॉम्प्लेक्स होते थे, हाँ, उसमें मतलब आपका समर्थन आपको बहुत ज़्यादा। मुझे पहली बार शॉप में बैठने के लिए भी मेरी मदर इन लॉ और मेरे मौसा ससुर यानी मेरे हस्बैंड के मौसा जी, अच्छा, इन दोनों ने ही प्रेरित किया था और बहुत साथ दिया था। और मौसा जी ने ही मेरे साथ दुकान में बैठ के टाइम दिया था 2 दिन कि तुम रहो, तुम सीखो, हम हैं ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था और मुझे आइडिया नहीं था, तो 2 दिन वो यहाँ पे रहकर मुझे सिखाकर समझाकर, और जितने हमारे दुकान के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो बहुत पुराने हैं, तो उन लोगों का बहुत साथ मिला। आज तक उन लोग मुझे सिखाते हैं बहुत चीज़ें, आज भी मुझे नहीं आती हैं, लेकिन आज तक वो लोग मुझे सिखाते ही आ रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप जिस व्यवसाय में, जो परिवार जिस व्यवसाय में है, स्वर्ण के व्यवसाय में, तो ये अपने आप में बहुत टेक्निकल है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जिसकी डीलिंग हो जाए और उसके ऊपर बातचीत करके उसको सेल करने के लिए कस्टमर को संतुष्ट। भरोसा का बिजनेस है, बहुत भरोसे के बिजनेस है। तो निश्चित तौर पर आपने लोगों को जरूर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, तो उसका नतीजा मिला। तो एक अच्छे बिजनेस वुमेन बनने के बाद ये कब ख्याल आ गया कि अब हमें मतलब लोगों के बीच जाना चाहिए? क्योंकि घर तो संभाल ही रही थी, बिजनेस भी संभालना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद आगे की जिम्मेदारी लेने के लिए आप समाज सेविका के तौर पे निकले। तो क्या ऐसी चीज़ आपके मन में आई, क्या ऐसी चीज़ें प्रेरणा मिले कि आप लोगों के बीच में गए समाज सेवा के तौर पे? मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे हस्बैंड रहे हैं। वो कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए रोका ही नहीं। और जब समाज सेवा में भी उन्होंने ही प्रेरित किया कि जाओ करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, सब अच्छा होगा। उसके बाद अभी समाज सेवा करने का काम मैंने शुरू ही किया था, तब तक कोरोना काल जो आया, तो उसमें ये हुआ कि बहुत से जब लोगों को हमने देखा कि उनकी ज़रूरतें हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे। आप सोच सकते हैं कोरोना काल में क्या स्थिति थी। तो बहुत से ऐसे परिवार थे जो खाने को तरस रहे थे। तो
एक परिवार जो हमारे खाना बनाती थी वो हमारे यहाँ आए कि भैया भाभी कुछ दे दी, बहुत दिक्कत बा। तो वहां से दिमाग में आया कि अरे ये एक परिवार है, ये तो हमारे यहाँ काम करती हैं, तो इन्होंने आके बता बोल दिया। हाँ। ऐसे तो कई परिवार होंगे ना जिनको दिक्कत है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो वहीं से जो शुरुआत हुई हमारे घर के पीछे मंडी है, वहाँ से चावल दाल लेकर आना शुरू किए हम लोग, बोरी बोरी घर में बच्चे पैक करते थे और पैक कर कर के उसके बाद शुरू किया हमने बांटना घर घर में जाकर राशन। शुरुआत हुई थी चावल दाल और आलू से। उसके बाद फिर जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी अच्छे काम को करने जाइए तो रुकावटें बहुत सी आती हैं। तो उस वक्त कुछ लोगों ने शिकायत कर दी कि कोरोना काल में ये निकल रहे हैं लोग, इससे तो कोरोना और भयावह फैल जाएगा। अच्छा, जो नहीं कर रहे थे हाँ, लोग। हाँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि रुकेंगे तो नहीं। हाँ। उस वक्त मैं थोड़ा बैक कर गई कि यार केस वेस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने कहा बहुत सारे फाउंडेशन लगे हुए थे। तो इन्होंने कहा रुकेंगे तो नहीं। तो उस वक्त के जो हमारे एसपी थे, हमारे डीएम थे, इन्होंने बात की उन लोगों से और उन लोगों का इतना साथ मिला। हरकिशोर सर थे उस वक्त, तो उन लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आपको कोई रोक रहा है हम चलेंगे आपके साथ। अच्छा, वो खुद तैयार हो गए? हाँ, वो खुद तैयार नहीं हुए, वो खुद अपनी कार से हम मतलब जाते थे, क्योंकि मैं निकलती नहीं थी बाहर, मैं घर में पैकिंग करती थी, सब तैयारी करती थी, लेके निकलते थे हस्बैंड और जो हमारे छपरा के जो यंगस्टर्स है ना, बॉयज गाइज, उन लोगों का बहुत साथ मिला। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं छपरा में भाभी के नाम से फेमस हूँ। तो वो जो लड़के हैं ना, जो बच्चे हैं, जो आपका भी फोटोग्राफर भी है जो रोहित, हाँ। वो भी है हमारे ग्रुप का। अच्छा। तो ये जो बच्चे हैं ना, इन लोगों का भी बहुत साथ मिला। इन लोग भी आते थे, घर में राशन पैक करते थे, इनके साथ जाके बांटते थे कि भैया हम लोग हैं ना, चलिए। और उस वक्त डीएम सर, एसपी सर का साथ मिला। तो पहले शुरुआत छपरा से हुई, फिर दूर दराज गाँवों में जाके भी, फिर हमारे पास FB पे मैसेजेस आने लगे कि सर थोड़ा यहाँ आ जाइए, थोड़ा वहाँ आ जाइए। तो इस तरह से करके लगभग एक जो हेजिटेशन था, जो मन में जो ऐसी थी कि भाई लोगों के बीच में जाएंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, तो उन चीजों से आपको लोगों के बीच में जाने का मौका मिला उस काल में, और उससे बहुत कुछ। लगभग 80,000 घरों में हम लोगों ने उस वक्त राशन पहुंचाया था। और आपको बता दूं, जब मैं वोट के लिए जब जाती थी, तो जो रिक्शे वाले ठेले वाले थे, मैं उनका हाथ जोड़कर कहती थी प्रणाम, मैं राखी गुप्ता, मुझे वोट दीजिए। तो जो उनके शब्द होते थे, मैं उन्हें नहीं पहचानती थी पर्सनली, भाई नॉर्मल एज अ पॉलिटिशियन मैं अपना वोट मांग रही हूँ। तो उनके जो शब्द होते थे, उन लोग का कहना आता था, अरे जाए ना महाराज, रउआ नहीं की पहचाना था, हम पहचाना था नहीं, रउआ भूल गई नहीं। हाँ, अच्छा। हमनी के घर में रउआ राशन पहुंचैले रहनी, हमनी के भूल जाए नानू, जाई। तो वो जो उनके शब्द थे, वो दिल में जगह कर गया कि नहीं, जो 3 साल पहले कर्म किया, उस कर्म का फल 3 साल बाद लोग को अभी भी याद है। अभी 4 दिनों पहले मैं कंबल बांटने गई थी, तो बूढ़े बाबा थे, एक कंबल उठाया मैंने उन्हें, तो उनको दिख नहीं रहा था। मैंने कहा चाचा राखी गुप्ता, ए बाबूनी राशन बांटले रहलू, याद बा हमनी के। तो वो सब चीजें लोग भूलते नहीं हैं। तो ये चीज दिल में बैठ गया मेरे कि नहीं, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो लोगों के दिल में जो है ना, वो गढ़ जाता है। बिल्कुल। तो वो गढ़ गया लोगों के दिल में, तो कहिए कि उसका शायद फायदा मिला। और जब मैंने कोरोना काल में हमने बांटना शुरू किया था, तब दूर दूर तक पॉलिटिक्स हमारे दिमाग में नहीं था, कहीं तक नहीं था। पॉलिटिक्स तो 3 साल बाद आया दिमाग में, जब आप ये सब मतलब सपोर्ट कर लिए, मतलब लोगों की मदद की। हाँ, लोगों की जब मदद किए तो लोगों का मैसेजेस हमारे पास आता था फेसबुक पे और मैसेंजर पे कि मैडम जब आप इतना कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग पॉलिटिक्स में आइए। तो दिमाग में एक नहीं होता है, कीड़ा कुलबुला जाता है कि अरे लोग ऐसा कह रहा है, कोशिश किया जाए क्या। तो बस वहीं से जो शुरुआत हुई, तो पॉलिटिक्स में आने की शुरुआत हुई। बिजनेस और पॉलिटिक्स में क्या अंतर पाते हैं, क्योंकि आप बिजनेस वुमन के तौर पे भी आप हैं और पॉलिटिक्स में भी आए, एक अच्छा सफर आपने तय किया है, इसमें आगे भी जाना है, लेकिन क्या अंतर पाते हैं बिजनेस और पॉलिटिक्स में? देखिए, बिजनेस जो है आपको सिखाता है लोगों से बात करने का तरीका जो होता है ना, वो एक बिजनेस सिखाता है आपको। मुझे भी जो बात करने का तरीका आया, मैं जब वो डोर टू डोर जाती थी, वोट मांगती थी, तो हाँ, बिजनेस से मुझे बहुत फायदा मिला, क्योंकि वहाँ भी कई तरह के बिजनेस आपके दुख शॉप पे लोग आते हैं, हाँ। हर एज लेवल के आते हैं, हर वर्ग के आते हैं, तो किससे कैसे बात करना है, वहाँ पे मैंने सीखा और उसी चीज को यहाँ पे भी अप्लाई किया।
मतलब एक स्किल जो था जो आपने वहां सीखा उसको हाँ, आपने राजनीति में भी इम्प्लीमेंट किया। तो उसमें जो कंपेयर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बिजनेस करना ज्यादा आसान था या राजनीति करना ज्यादा आसान है, या मुश्किल कौन है? देखिए देखा जाए तो अगर आदमी करना चाहे तो काम कोई भी मुश्किल नहीं है, बस एक जज्बा होना चाहिए। जब मैं फर्स्ट टाइम डोर टू डोर में निकली थी तो जो महिलाएं हमें घर में मिलती थी, फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे था मेरा, तो मैं भी थोड़ा झिझक रही थी कैसे मिलूं क्या करूं। हर घर से महिलाएं जरूर निकलती थी, अरे राखी गुप्ता आयल बड़ी तनी देखे के बाउन करा के। तो ये जो फर्स्ट डे का था ना इम्प्रेशन उनका, और फिर मैंने भी एक चीज अपने दिमाग में ठान लिया था कि हर घर में जाके वहां की महिलाओं को बाहर निकाल के मुझे मिलना है। कोई जेंट्स बाहर मिलके जब हाथ जोड़ के कहता था जी जरूर देंगे वोट, हम बोले आपसे नहीं चाहिए भैया, मतलब घर की महिला को बुला दीजिए। तो कभी कभी लोग शॉक्ड हो जाते थे, कुछ लोग तो थोड़ा झल्ला भी जाते थे कि हाँ ढेर आईली महिला वाली। लेकिन मेरा ये एकदम दृढ़ था कि नहीं, जिस घर में मैंने कदम रखा वहां की महिला से भले मुझे अंदर जाके मिलना पड़े, क्योंकि बहुत सी महिलाएं बाहर नहीं आती थी, मैं अंदर जाकर मिलती थी। जो भी हो, मैं हर घर की महिला से मिली थी और उसका लाभ भी देखने को मिला। और आपको बता दूं आज के डेट में आप बहुत गर्व होता है, फील हो रहा है ये आपको कहने में कि आज भी जो महिलाएं हैं वो जब खोजती हैं कि ना राखी गुप्ता आई हन तो मजा आई, क्योंकि मैं हमारे पास बहुत से आते हैं लोग जो बताए जाते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से ये माना जाए कि काम कोई भी किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, करने की जो आपकी इच्छा शक्ति है वो प्रबल जज्बा होना चाहिए, राइट। राजनीति में जो आपका कदम रहा वो एक तरह से, अगर इन शब्दों का हालांकि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं कि धमाकेदार तरीके से आपने सारण की राजनीति में, छपरा की राजनीति में एंट्री मारी, और उससे भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से आपने पहली बार मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें डायरेक्ट जनता, क्योंकि पहले जनता नहीं चुनती थी, वार्ड चुनते थे, तो जनता चुनना, और ये पहला एक्सपीरियंस था। और मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपने पहली बार सारण में डायरेक्ट वोट से आप जीतने वाली पहली महिला बनी, और यही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतों से आप विजयी बनी। तो इसके लिए आप सारण की जनता या छपरा की जनता को क्या कहना चाहते हैं? सारण की तो पूरी जनता दिल में बसती है, और ये बहुत कुछ सोच कर आई थी, बहुत कुछ करना है, शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा अभी भी बरकरार है। आगे बढ़ूंगी, तब भी सारण की जनता का बहुत साथ चाहिए हमें, और पूर्ण विश्वास है कि सारण की जनता राखी गुप्ता का साथ जरूर देगी। मेरा मानना है किस्मत आपकी अच्छी है, वक्त थोड़ा सा उलटफेर है, ठीक है, किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको उस मुकाम तक मैं किस्मत की बात नहीं करती, देखिए किस्मत अच्छा होना ना होना, सबसे बड़ी बात है कि आप में अगर कुछ करने का जज्बा हो। जैसे मैंने ठान लिया था कि हर घर की औरत से मिलना है, तो वो औरतों का जो साथ मिला ना, हमें दूर से देखने में लगता है कि औरतें कमजोर हैं, चाहे जो भी, हमारे छपरा में आज भी औरतों को थोड़ा सा बैकवर्ड में देखा जाता है, झूठ क्यों बोलूं मैं। लेकिन मैंने जब औरतों से मिलना शुरू किया तो उनको एक लगा कि अरे ये हमें महत्व दे रही हैं, तो उनके अंदर जो वो था ना कि जज्बा की नहीं, अरे ये हमको इज्जत दे रही है तो हमको भी इनको देना है, वो मेरे बहुत काम आया। और आज भी मैं अभी कुछ दिनों पहले एक मीटिंग किया था हमने, 2 घंटे में 1000 महिलाएं हमारे पास एकत्रित हो गई थी। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। एक लाइन इसमें, हालांकि ये थोड़ा सा क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है तो थोड़ा सा हंसी का ही माहौल हो जाएगा, कि कभी ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि हम घरों में जाते थे, महिलाओं से मिलते थे, तो कभी कोई ऐसी बात खबर आई कि नहीं घर के पुरुष जो है वो आपको वोट नहीं देना चाहते, लेकिन महिला है कि नहीं हम उन्हीं को देंगे? हाँ, अच्छा, हाँ, मतलब महिलाएं कहती थी भाभी इनाइयों कहिए नु तो अंदर तो हमनी है कि नु जाए के बा, हमनी तो रउए के दे हैं। क्या बात है। तो मतलब मैं बोलती थी कि देखिए पति से झगड़ा वगड़ा मत कर लीजिएगा, तो ना उनका पता लागी तब हम तो अंदर जाए और वोट दे देंगे, थोड़े जाइए ना। हाँ, आके कह दें कि हाँ फलना के दे ले, देन तो रहुए के। बहुत अच्छा लगा। तो अब यहाँ से जो चीजें हुई, और 6 महीने आपको मौका मिला, 8 महीना आपको मौका मिला, दिख रहा था बहुत कुछ सोशल मीडिया पे भी, जो दूर दराज थे उनको एहसास था। यहाँ के लोगों को क्या एहसास हो रहा था आपकी जीत के बाद, और उस 8 महीने के दौरान लोग आपको किस नजरिए से देख रहे थे, काम क्या क्या आपने किया, वो थोड़ा सा अगर कम शब्दों में जिक्र करना चाहे तो? देखिए रोड का बता रही हूँ कि रोड का टेंडर बहुत सालों से बहुत पास हुआ था, लेकिन काम नहीं लग रहा था।
तो रोड वगैरह रास्ता बनाने का, नाल गली वगैरह का बहुत हमारे पास शिकायतें आ रही थी। तो उस पे मैंने उसका फाइल सबसे पहले खोला कि अच्छा कहाँ कहाँ का टेंडर पास हुआ है। सबसे पहले इंजीनियर्स को बुला के उस पे बात किया मैंने कि जो अभी रुका हुआ काम है सबसे पहले उसको कंप्लीट किया। जैसे आपको मालूम होगा कि एक दिन में 32 रोड का हमने इनॉग्रेशन किया था, तो वो इसी कड़ी में किया था कि नहीं, जो काम है जो बहुत सालों से अटका पड़ा हुआ है पहले वो फाइल निकालिए, मैं अपना काम तो बाद में शुरू करूंगी, वो सब बाद में, मैं अभी नया कुछ नहीं करूंगी, जो पहले का अटका पड़ा हुआ काम है वो निकालिए, वो पहले मुझे फाइनल करना है, उसके बाद मैं नया काम शुरू करूंगी। तो अभी तब तक मैं नया काम शुरू करती, तब तक तो आप जान ही रहे हैं अड़चन आ गया। लेकिन जो पहले का जो काम था, जो 32 रोड हमने फाइनल किया और बहुत से रोड में काम लगा दिया, अभी नहीं मालूम मुझे उसकी क्या स्थिति है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर, देखकर। लोग जब अभी भी कहते हैं, अभी भी आप कभी हमारे इंस्टा या फेसबुक को खोलकर देखिएगा तो जो लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो हाँ दिल को तो खुशी होती है कि चलो 7-8 महीने में ही लोगों के दिलों में जो जगह बना सकते थे वो बनाई हूँ। मतलब ये लोगों को समझ में आ गया कि हाँ अगर आपको मौका और मिलता तो और आप बेहतर काम हाँ, कर ये तो पाते। समझ में आ गया तो लोगों ये को। जो कसक है लोगों की, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसकी पूरी पूर्ति होगी और इसको कहीं ना कहीं एक रूप मिलेगा। क्या इस चीज को राजनीतिक द्वेष मानते हैं, पारिवारिक द्वेष मानते हैं, या कुछ ऐसी मतलब एक होता है ना कि हाँ लाइफ में ऐसा कुछ लिखा हुआ था इसलिए ऐसा कुछ हो गया, ये क्या था? बस 3 में कोई एक चुन के, कम शब्दों में हम चाहेंगे इसको। बस लिखा हुआ था, लिखा हुआ क्योंकि जो होता है वो पहले से लिखा होता है, ये मैं मानती हूँ। तो ये लिखा हुआ था, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, लेकिन ये लिखा हुआ था, परिस्थिति शायद अनुरूप नहीं थी, शायद कुछ और बेहतर होना होगा। मैं यही मानती हूँ कि शायद कुछ और बेहतर होना होगा, इसीलिए कुछ रुकावट आई है। बस एक चीज वहां पे जोड़ना चाहेंगे, जब पहली बार आपको ये सूचना मिली कि ऐसा कुछ निर्णय आ गया है, क्या चल रहा था दिमाग में उस समय? सच्ची सच्ची बताऊं, मैं मार्केट में थी और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि ऐसा हुआ है, तुम घर आ जाओ। मैंने कहा सुनिए ना, एक दुकान में बस साड़ी लेने जाना था, लेके आ जाएं। कहते ये इतना बड़ा बात हुआ, तुमको साड़ी याद आ रहा है? हम बोले यार जो हो गया वो तो हो गया, अब उसके पीछे क्या कुछ था, किसी को गिफ्ट देना। तो मैंने कहा वहाँ जाना है, गिफ्ट तो देना ही है ना, मैं कहाँ से दूंगी, तो मैं बस 2 साड़ी लेकर आती हूँ। जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमको दिमाग नहीं है, इतना बड़ा कांड हो गया और तुम साड़ी लेने के लिए बिजी थी। तो मैंने कहा यार ये लिखा था तो होना था, इसको अब इससे डर के या इसे घबरा के थोड़ी रहा जाता है, होना था, हो गया। ये मुझे जानते हैं लोग, वो मुझे कहते हैं आपको कभी डर नहीं लगता, कभी घबराहट नहीं होती? मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं। मैंने कहा यार अगर घबरा गए तो फिर लड़ कैसे पाएंगे, और लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? जिनको नहीं जानकारी है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जब ये मेयर का चुनाव जीती तो बिहार सरकार ने एक नए नॉर्म्स निकाले थे कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे अगर हैं तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन अपने अच्छे फॉर्मेट के साथ इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की और उसके बाद जीती, लेकिन किसी कारण से कोर्ट में ये बात गया और उसमें फिर इनको वहाँ से पदमुक्त कर दिया गया। ये बात आम जनता जानती है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो छपरा से बाहर के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, और उसी विषय पे हम लोग बात कर रहे थे अभी। खैर ये चीज़ तो एक वक्त के साथ निकल रहा है, धीरे धीरे ये बाहर आ रहे हैं आप इससे। इतना तो अब मुझे लग रहा है, जो मुझे समझ में आया है, जो लोगों से मैंने बात किया, कुछ आपके बारे में जानकारी ली, कि लोगों को जो ये कसक है वो कसक की पूर्ति आप विधानसभा के रूप में क्या आप देना चाहती हैं, विधायक बन के देना चाहती हैं, या फिर विधायक के रूप में आप छपरा की जनता के बीच जाना चाहती हैं? बिल्कुल। तो इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है? ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या क्या प्लान, क्योंकि ये तो अब बात थी छपरा तक की बात थी, मतलब छपरा विधानसभा की बात करें तो उनमें अभी आपको क्या क्या लगता है, किन किन चीजों पे काम होना बाकी है? अगर आपको मौका मिलता है, अगर छपरा की जनता आपको मौका देती है, तो आप पहला काम या पहले प्रमुख 3 काम आप मुझे बता दीजिए जो आप छपरा की जनता के लिए करना चाहेंगे विधायक के रूप में। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो हमारे जिला में प्रॉब्लम है वो है रोड की, गंदगी की। तो गंदगी का जो प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, जाम जो लग जाता है उसका प्रॉब्लम है, वो छपरा से लेके पूरे जिले में है। उसका निवारण बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास मैसेजेस या कॉल्स आते हैं कि मैडम यहाँ गंदगी है, यहाँ का रोड नहीं ठीक है, मैडम यहाँ पे वेंडर्स जो हैं उन लोगों को एक स्पेसिफिक जगह नहीं दिया गया। उस पर हम अभी काम ही कर रहे थे वेंडिंग जोन के लिए,
तब तक तो मैं पद से हटा दी गई। तो जो जो काम मैंने छपरा के लिए सोचा था वो हर मतलब विधानसभा में भी अगर जाती हूँ तो मैं हर उस काम को जो मेरे एजेंडा में पहले था उसको लेकर और उससे आगे भी अपना एजेंडा अब तैयार करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल। तो अभी पूर्ण रूप से कहना कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे नहीं, कोई भी बात बहुत जोर शोर से हम बोल दें फिर वो नहीं हो पाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जनता की जैसे जैसे हमारे पास आती जाएंगी हम हर जनता की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये तो जरूर है कि आपके चेहरे पे जो मुस्कान है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ जिस माहौल में अपनी बातें रख रहे हैं, इससे हजारों महिलाएं और पुरुष जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ये पता है कि जिंदगी में मुश्किल दौर जरूर आते हैं और उसके बावजूद भी कैसे कॉन्फिडेंट रहा जाए, खुश रहा जाए, कैसे उससे ओवरकम किया जाए और फिर नई तैयारियों में लग जाए। इसके लिए तो आप निश्चित तौर पे मिसाल हैं और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अंतिम सवाल कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं या कोई युवा है अपने जीवन के किसी भी कार्य में लगा हुआ है, उनको मोटिवेशन के तौर पे आप क्या कहना चाहती हैं? जो हमारी महिलाएं हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी ये मत सोचिए कि मैं घरेलू महिला हो गई तो मेरी ज़िंदगी वहीं पे रुक गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप घरेलू महिला हैं, चाहे आप कुछ जॉब कर रही हैं, आप घर से बाहर निकल रही हैं या घर के अंदर ही क्यों ना है, आप अगर कुछ करना चाहें तो आप कहीं से भी कर सकती हैं। एक जज्बा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगी जो भी हमारे छपरा के जो जेंट्स हैं कि महिलाएं देखिए बहुत कुछ कर सकती हैं और अगर आपका साथ मिल जाए, जो हस्बैंड हैं, जो ससुर हैं, जो भाई हैं, पिता हैं, जो भी हैं, अगर आपका साथ मिल जाए तो हम महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। ये तो मैंने समझ लिया है, क्योंकि बिना हस्बैंड के साथ के शायद मैं राखी गुप्ता, जो आज राखी गुप्ता को लोग जानते हैं, नहीं जान पाते, क्योंकि नाम जो बढ़ाया है उन्होंने ही बढ़ाया है, उन्होंने ही हिम्मत हमेशा से दी है कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करके तो देखो। तो अगर आप हिम्मत देते हैं अपने घर की महिलाओं को तो वो बहुत ऊंचाई तक जा सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। बस आपकी थोड़े से पुशअप और थोड़ी सी हिम्मत देने की ज़रूरत है। और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे कहूँगी कि आपका साथ आपके परिवार को संबल देता है। अपना जो साथ है, अपनी हिम्मत अपने परिवार को दीजिए, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, पोता पोती हो, हर किसी को। मेरी सास, मेरी माँ ने दिया ये हिम्मत, इसलिए आज राखी गुप्ता है। और अगर परिवार का साथ मिले तो कोई भी औरत अपना नाम जिंदगी में, समाज में आगे बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी ही तरीके से अपने जीवन के बारे में बताया, अपने एजुकेशन के बारे में बताया, अपने जीवन के कुछ उतार चढ़ाव में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, क्योंकि आपके पास कहने के लिए बहुत शब्द है। मुझे लगता है कि दिन भर भी अगर बात किया जाए तो कम पड़ जाए, लेकिन आज के लिए मैं चाहूँगा कि इतना ही। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपकी भावना है, जो आपके शब्द हैं, निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग होंगे उनको प्रेरित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया आपकी स्टोरी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।